बायोलॉजिकल ट्यूटोरियल्स। माई सेल्फ श्रेयांश और आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर फ्रेंच रिवॉल्यूशन का पार्ट 5। पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था? पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि किस तरह से बेस्टाइल पे अटैक का रीजन बना था। क्या वहां का सीवियर विंटर होने की वजह से फूड का क्या बोलते हैं क्राइसिस, ठीक है, वहां पे सीवियर विंटर की वजह से फूड क्राइसिस हो गया था, जिसकी वजह से मीन्स फ्रांस में एक तरीके के ट्रबल चल रहा था। लोग शॉप्स जो भी है बेकरी शॉप्स वगैरह उसमें स्टॉर्मिंग कर रहे थे, जिसके बाद लुईस 16 ने अपने ट्रूप्स को भेजा था वहां पे। और इसके बाद लोग ट्रूप्स का सामना करने के लिए उनको इक्विपमेंट चाहिए था, हथियार वगैरह चाहिए था, तो इसके लिए लोग बेस्टाइल जेल पे अटैक कर दिए थे, ठीक है। सेकंड इंसिडेंट क्या था? लोगों के अंदर ये मीन्स फ्रांस के अंदर ये र्यूमर फैल गया था कि जो उनके लैंड्स थे उस पे मीन्स उसके जो लैंडलॉर्ड्स थे वो अपने जो भी लोग हैं उनको भेजे हैं उनका फसल बर्बाद करने के लिए, ठीक है। तो इससे लोग डर के उस नोबल मैन के जो भी हाउसेस थे उस पे अटैक करने लगे, उनके जो भी ग्रेन्स वगैरह थे जो वो स्टोर करके रखे हुए थे उसको लूटने लगे। ये सारी चीजें होने के बाद फाइनली लुईस 16 ने नेशनल असेंबली को रिकॉग्नाइज कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया और कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो गया, जिसके बाद एक फॉर्मल लॉ कुछ बनाया गया था वहां पे। लेकिन अभी मैंने बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन बनके पूरी तरीके से तैयार नहीं हुआ था। वो सारे इंसिडेंट 1789 के थे। आज हमें क्या पढ़ना है? तो आज हमें पढ़ना है फ्रांस बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची। मीन्स अब वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका है, ठीक है। बन चुका है मीन्स बना कब था ये देखना है। तो बना था आपका 1791 में, और 1791 के बाद आगे क्या हुआ ये सारी चीजें इसमें देखनी है, ठीक है। तो चलो देखते हैं टॉपिक क्या है। फ्रांस बिकम्स कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची का मतलब क्या होता है? मोनार्ची तो सब लोग समझते हैं, जो राजा वाला शासन था, जो लुईस 16 था, इसका जो रूल चलता था वो मोनार्ची सिस्टम था। अब देखो वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन बनने वाला था, लेकिन ये कहीं नहीं था कि मोनार्ची खत्म हो जाएगी, ठीक है। मोनार्ची स्टिल वहां पे प्रिविलेंट होने वाली थी, वहां पे अभी भी मोनार्ची सिस्टम रहेगा, ऐसा था। तो फाइनली 1791 में फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया। कॉन्स्टिट्यूशन वहां पे तैयार हो गया, और कॉन्स्टिट्यूशन जो तैयार हुआ उसका मेन मोटो क्या था? जो मोनार्ची सिस्टम था, लुईस 16 जो था उसके पावर्स पे कंट्रोल करना, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट वाज द मेन मोटो ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस, ठीक है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन बना उसका मेन मोटो क्या था? लुईस 16 के पावर को कंट्रोल करना, ठीक है। तो देखो क्या है, तो हेडिंग का मतलब क्या है कि वहां पे जो मोनार्ची सिस्टम थी वो अब पहले की तरह नहीं चलेगी, अब वो एक कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा कंट्रोल रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं था और सिर्फ मोनार्ची भी नहीं था, तो मोनार्ची अंडर द कंट्रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन था, इसलिए कह सकते हो कि फ्रांस एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची बन चुका था, ठीक है। तो क्या हेडिंग है? फ्रांस बिकम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची। कैसे बना? तो नेशनल असेंबली ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन इन 1791। 1791 में फाइनली जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बन रहा था, जो नेशनल असेंबली स्टेट जनरल जो अपने आप को नेशनल असेंबली बनाए थे, वो नेशनल असेंबली फाइनली 1791 में एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करके तैयार की, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, पावर डिवाइडेड बिटवीन। इस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या था? तो इस कॉन्स्टिट्यूशन के बाद जो भी वहां का पावर था, अभी तक क्या सिस्टम चला आ रहा था कि लुईस 16 वही जुडिशियरी है, वही वहां का लेजिस्लेचर है, वही वहां का एग्जीक्यूटिव, मतलब कि वही लॉ बनाएगा, वही लॉ का पालन करवाएगा, और जो लॉ का उल्लंघन करेगा उसको सजा भी वही देगा, सारे डिसीजंस वही लेगा, उसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं था। लेकिन अब जो पावर फर्दर आगे आने वाले थे वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होने वाले थे। कौन से 3 पार्ट्स थे? तो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। ये शॉर्ट में लिख दिया हूं, ठीक है, समझ जाना। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या था कि पावर विल बी डिवाइडेड अमंग लेजिस्लेचर, जुडिशियरी एंड लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी, ठीक है। देखो एक राइटर थे जिन्होंने अपनी बुक में इसके बारे में लिखा था, अबाउट द डिवीजन ऑफ पावर। मैं पहले ही बताया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि डिवीजन ऑफ पावर किसने प्रपोजल दिया था, डिवीजन ऑफ पावर का, कि पावर जो है वो डिवाइड होना चाहिए। तो कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि किसने डिवीजन ऑफ पावर्स के बारे में अपनी बुक में लिखा था, ठीक है। तो ये पॉइंट तो क्लियर हो गया कि पावर अब जो है कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद वहां का जो पावर था वो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड हो गया, ठीक है। नेशनल असेंबली वाज इनडायरेक्टली। अब नेशनल असेंबली क्या है, कैसे नेशनल असेंबली का फॉर्मेशन हुआ?
कोई भी नेशनल असेंबली का मेंबर बन जाएगा, ऐसा नहीं था। नेशनल असेंबली कैसे फॉर्म हुआ वाकई में, उस टाइम पे आपको पता है कि जो स्टेट जनरल्स थे वही इकट्ठा हुए थे। स्टेट जनरल्स कितने थे, तो 600 मेंबर्स आपके गए थे वहां पे मीटिंग में स्टेट जनरल के थर्ड स्टेट की तरफ से, तो वो लोग मिलकर अपने आप को नेशनल असेंबली डिक्लेयर किए थे। लेकिन बाद में नेशनल असेंबली, जो मेन नेशनल असेंबली फॉर्म हुई, उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ था, तो नेशनल असेंबली वॉज इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स। कुछ ग्रुप था इलेक्टर्स का, ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स हु वर चूजन बाय एक्टिव सिटीजन। अब ध्यान देना, नेशनल असेंबली डायरेक्टली वहां की पब्लिक सिलेक्ट नहीं कर रही, मतलब इलेक्ट नहीं कर रही है, डायरेक्टली पब्लिक के द्वारा इलेक्ट होकर नहीं आ रहे हैं नेशनल असेंबली के मेंबर्स। कैसे आ रहे हैं, नेशनल असेंबली को इलेक्ट कर रहा है इलेक्टर, और इलेक्टर को इलेक्ट कौन कर रहा है, एक्टिव सिटीजन। अब सवाल आता है कि हु वर द एक्टिव सिटीजन्स। अब आप कह रहे हो कि एक्टिव सिटीजन्स ने इलेक्टर्स को इलेक्ट किया, तो ये एक्टिव सिटीजन्स कौन थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आता है डिफरेंशिएट करने के लिए भी आ सकता है कि एक्टिव सिटीजन, डिफरेंशिएट बिटवीन एक्टिव सिटीजन एंड पैसिव सिटीजन। तो देखो, जो कॉन्स्टिट्यूशन वहां पे बना था, इसके बाद सोसाइटी को वोटिंग के बेसिस पे दो पार्ट में डिवाइड किया गया था। क्या दो पार्ट थे, तो एक सेक्शन को एक्टिव सिटीजन बोला गया और दूसरे सेक्शन को पैसिव सिटीजन बोला गया। अब एक्टिव सिटीजन कौन थे, तो एक्टिव सिटीजन में वो योद्धाएं आते थे, योद्धा नहीं मींस वो ह्यूमन बीइंग्स आते थे, वो सिटीजन्स आते थे जिनके पास वोटिंग राइट्स थी। सिंपली क्या कह सकते हैं, देखो, एक्टिव सिटीजन्स वो लोग थे जिनके पास वोटिंग राइट्स थी, और पैसिव सिटीजन्स वो थे जिनके पास वोटिंग राइट्स नहीं थी। यहां सिर्फ एक्टिव सिटीजन के बारे में मैंने लिखा है, पैसिव सिटीजन नहीं लिखा है, तो ध्यान से सुन लो। एक्टिव सिटीजन कौन था, जिनके पास वोटिंग राइट्स थी, और पैसिव सिटीजन कौन थे, जिनके पास वोटिंग राइट्स नहीं थी। क्लियर। अब किनके पास वोटिंग राइट्स थे, मैंने ये तो कह दिया कि हाँ, जिनके पास वोटिंग राइट्स थी दे वर एक्टिव सिटीजन्स, बट क्वेश्चन इज दैट कि किनके पास वोटिंग राइट्स थी। ठीक है, तो देखते हैं, एक्टिव सिटीजन्स कंप्राइजेस ऑफ ओनली मेन। कौन, ओनली मेन, सिर्फ आदमी लोग, औरतों को नहीं, डायरेक्टली औरत पहले ही, वुमेन्स लोग पहले ही किनारे हो गए। ठीक है, वुमेन जितनी भी थी वहां की फ्रांस की, वो पहले ही साइड, मींस उन्हें वोटिंग राइट्स नहीं। एक्टिव सिटीजन में कौन, ओनली मैन, और ओनली मैन में भी कौन, ओनली मैन अबव द एज ऑफ 25 ईयर्स, ओनली मैन अबव द एज ऑफ 25 ईयर्स। और इसमें भी एक कंडीशन, क्या, हु पेड टैक्सेस, कितना, एटलीस्ट इक्वल टू 3 days ऑफ लेबरर्स वेजेस। मतलब क्या है, हिंदी में समझो, कि सिर्फ वो आदमी लोग, औरतें नहीं, सिर्फ वो आदमी लोग जो 25 साल से ज्यादा उम्र के हों, ठीक है, who were above 25 years of age, एंड जो 3 लेबरर्स डेज के वेजेस के बराबर टैक्स पे करते हो। लेबरर्स वेजेस क्या है, तो दिहाड़ी मजदूर। इस समय क्वारंटाइन का टाइम चल रहा है, इस समय आप दिहाड़ी मजदूरों का नाम भी काफी सुन रहे होंगे। दिहाड़ी मजदूर कौन होते हैं, जो डे बाय डे लेबर करते हैं, एक दिन का उन्हें कुछ वेजेस मिलता है, एक दिन की उनकी जो कमाई होती है उसे 1 डे का वेज बोलते हैं। वेज मतलब दिहाड़ी होता है। ठीक है, तो एक दिन की जो कमाई होती है उसको 1 डे वेज बोलेंगे। 3 लेबरर्स डे वेजेस मींस दिहाड़ी मजदूर जो हैं उनके 3 दिनों की जो कमाई है उसके बराबर वेज पे करना। ठीक है, तो क्या, कौन थे एक्टिव सिटीजन, दे वर ओनली द मेन, they comprises of only men whose age is above 25 years of age and who pay taxes at least 3 laborers wages, 3 laborers day wages। क्या, who pays taxes equal to at least 3 days of laborers wages। क्लियर है। अब पैसिव सिटीजन्स कौन थे, तो एक्टिव सिटीजन आपने कहा कि ओनली मेंस ऑफ ओनली मेंस, तो जितने भी वुमेन्स थी वो पैसिव। ठीक है, पैसिव सिटीजन कंप्राइजेस ऑफ ऑल द मेंस, ऑल द वुमेन, ऑल द वुमेन एंड मेन, ऑल द वुमेन हो गया, एंड मेन, मेन में कौन लोग, एंड मेन हु इज बिलो 25 ईयर्स ऑफ एज, जो भी 25 साल से कम के हैं वो आ गए, एंड दोज हु डू नॉट पे द टैक्सेस इक्वल टू 3 days ऑफ लेबरर्स वेजेस। ठीक है, तो यहां से डायरेक्टली आप पैसिव सिटीजन की डिफिनेशन क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, एक बार फिर देखते हैं, एक्टिव सिटीजन कौन थे, वो लोग जिनकी सिर्फ आदमी लोग जिनकी उम्र 25 साल से ज्यादा हो और वो 3 days ऑफ लेबरर्स वेजेस के बराबर, मींस दिहाड़ी मजदूरों के 3 दिन की कमाई के बराबर टैक्स पे करते हो, वो आते थे एक्टिव सिटीजन में। अब एक्टिव सिटीजन क्या करते थे, एक्टिव सिटीजन इलेक्ट करते थे इलेक्टर्स को। अब इलेक्टर्स कौन थे, तो ये अभी ये पॉइंट खत्म होने के बाद मैं पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, इलेक्टर्स कौन थे, और इलेक्टर्स
अब देखो एक्टिव सिटीजन्स इलेक्टर्स को इलेक्ट कर रहे हैं और इलेक्टर्स मिलके इलेक्ट कर रहे हैं नेशनल असेंबली के मेंबर्स को, ठीक है। तो वो देखते हैं अभी आगे। फिलहाल एक्टिव सिटीजन, पैसिव सिटीजन क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, कॉन्स्टिट्यूशन बिगिन विद द डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन। क्या कॉन्स्टिट्यूशन का जो सबसे पहला और सबसे मेन पॉइंट था वो क्या था कि इट बिगिन विद द डिक्लेरेशन ऑफ, इसकी शुरुआत कैसे है, विद द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ मेन एंड सिटीजन, राइट ऑफ मेन एंड सिटीजन। सिटीजन में तो सभी लोग आएंगे, मेन वुमेन एंड ऑल, जितने भी वहां के नागरिक थे। यहाँ पे सिर्फ मेन की बात क्यों की जा रही है, क्योंकि देखो आपकी बुक में साइड में एक दिया होगा चार्ट, उसमें लिखा होगा सारे पॉइंट्स जो राइट ऑफ मेन थे, उसमें आप तो अगर ध्यान से देखोगे तो उसमें सिर्फ ज्यादातर आप देखोगे तो ये जो पॉइंट्स थे वो एक तरफ टिल्टेड आपको नजर आएंगे, मींस मेन की तरफ ज्यादा झुकाव है इसका, ठीक है, ज्यादा राइट्स मेन को दिया गया था, तो इसलिए यहाँ पे मेन बोला गया है मेनली, बट वुमेन्स को भी राइट दिया गया था, ठीक है। क्या पॉइंट है, कॉन्स्टिट्यूशन बिगिंस विद द डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मेन एंड सिटीजन। क्या, डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मेन एंड सिटीजन। ये सिर्फ यहीं का पॉइंट नहीं है, देखो सोशल साइंस में जितने भी पॉइंट्स हैं वो सिर्फ यहाँ के पॉइंट्स नहीं। आप कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाओगे तो ये सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, और बेसिकली यूपीएससी के अगर एग्जाम्स आपको देने हैं, यूपीएससी अगर आपका ड्रीम हो सकता है तो उसके लिए तो ज्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा, ठीक है। क्या है, बिगिन विद द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मेन। चलो एक चीज और देख लो कि ये कब हुआ था, डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ, अब देखो कॉन्स्टिट्यूशन कब बन के तैयार था, 1791 में। तो डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मेन एंड सिटीजन जब कॉन्स्टिट्यूशन शुरू हुआ था तो सबसे पहला पॉइंट मैंने कहा यही था, तो ये कब हुआ होगा, तो इसका टाइम था 26 अगस्त 1791, ठीक है। ये अलग से याद रखना, शायद आपकी बुक में दिया नहीं होगा, मे बी। क्या था डेट, कॉन्स्टिट्यूशन बिगिन विद द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मेन एंड सिटीजन। कब हुआ था, 26 अगस्त 1791। ये टाइम ज्यादा टेंशन मत लो, एक बार चैप्टर खत्म होने के बाद मैं टाइम लाइन पढ़ाऊंगा तो उससे सारे डेट अपने आप याद हो जाएंगे, ठीक है। डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मेन एंड सिटीजन। अब इसमें कैसे राइट्स थे, कौन से राइट्स थे, जो हम लोग के पास प्रेजेंट राइट है ना, कुछ उसी टाइप के थे। देखते हैं क्या क्या थे। तो राइट टू लाइफ, राइट टू लाइफ का मतलब जीने का अधिकार। अगर हम जन्म लिए हैं तो हमारा राइट है कि हम जिएंगे, किसी के पास राइट नहीं है हमारी लाइफ हमसे छीनने की, ठीक है। तो राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, सब लोग को समझ में आता होगा, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, ओपिनियन सलाह देने का सबको अधिकार था, एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ ईटीसी। ऐसे और भी बहुत सारे राइट्स थे जिसको डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मेन एंड सिटीजन के अंडर में रखा गया था। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आता है कि इसको देखो, दीज राइट्स वर डिक्लेयर्ड एज नेचुरल एंड इनएलिनेबल राइट्स, नेचुरल एंड इनएलिनेबल राइट्स। इसको नेचुरल एंड इनएलिनेबल क्यों बोला गया, क्योंकि ये जितने भी राइट्स थे ये आपको बाय बर्थ मिलेंगे, नेचुरल है, ठीक है, इसको कोई आपसे छीन नहीं सकता, नेचुरल है, ये आपको मिलना ही है। अगर डिक्लेयर हुआ फ्रांस में तो आपको मिलना है, अगर आप फ्रांस में जन्म ले रहे हो, फ्रांस के सिटीजन हो, तो आपको ये राइट्स मिलना है, ये नेचुरल है। एंड सेकेंड थिंग इज दैट कि इनएलिनेबल, इसका मतलब क्या है कि वो कोई भी आपसे कभी भी छीन नहीं सकता। अगर आपको राइट मिला तो वो आपको कोई छीन नहीं सकता, ठीक है। तो दीज राइट्स आर आल्सो डिक्लेयर्ड एज नेचुरल एंड इनएलिनेबल राइट्स, ठीक है। तो चलो एक बार देख लेते हैं ये जो पॉइंट्स मैंने बताया था, इलेक्टर्स और एक्टिव सिटीजन। एक्टिव सिटीजन इलेक्टर्स को इलेक्ट करते हैं और इलेक्टर्स जो है वो हमारे जो भी नेशनल असेंबली के मेंबर्स होते हैं उनको इलेक्ट करते हैं। तो कैसे इलेक्ट करते हैं ये एक बार देख लेते हैं, ठीक है। देखो क्या है कि एक्टिव सिटीजन क्या होता है, सबको समझ में आ गया। क्या होता है एक्टिव सिटीजन, वो आदमी जिनकी एज 25 प्लस हो और वो 3 days ऑफ लेबरर्स वेजेस के बराबर टैक्स पे करते हैं। इंग्लिश में बोले तो ऑल मेंस, एक्टिव सिटीजन कंप्राइजेस ऑफ ओनली मेंस whose age is above 25 years of age and who pays taxes equal to or at least equal to 3 days of laborers wages। क्लियर। देखो अब एक्टिव सिटीजन टोटल पॉपुलेशन कितनी थी फ्रांस की, 28 मिलियन, आपको ऑलरेडी बता दिया गया है, सोसाइटी जब बताया जा रहा था तो कितनी पॉपुलेशन थी, 28 मिलियन थी 1789 में फ्रांस की पॉपुलेशन। आउट ऑफ दिस 28 मिलियन 4 मिलियन पॉपुलेशन जो थी वो एक्टिव सिटीजन्स की थी। कितनी, एक्टिव सिटीजन्स कितनी थी, आउट ऑफ 28 मिलियन 4 मिलियन वर एक्टिव सिटीजन्स। अब इस 4 मिलियन में से ये लोग इलेक्ट करते थे किसको, सॉरी, ये इलेक्ट करते थे इलेक्टर को, और इलेक्टर का नंबर कितना होता था, 50,000। तो दे इलेक्ट 50,000
इलेक्टर्स। अब इनका काम क्या होता था इलेक्टर्स का, तो एक्टिव सिटीजन्स इलेक्ट करते थे 50,000 मेंबर्स के इलेक्टर्स को, और इस 50,000 मेंबर्स में से इलेक्ट होके 745 मेंबर्स जाते थे नेशनल असेंबली, ASSEMBLY, ठीक है। कितने नेशनल असेंबली में जाते थे 745। एक बार फिर से रिकॉल करता हूं, आउट ऑफ 28 मिलियन 4 millions were active citizens. Out of these 4 millions 50,000 were elected as elector. इलेक्टर की तरह उन्हें चुना जाता था, कितने मेंबर्स को 50,000। और कौन चुनता था, तो जो एक्टिव सिटीजन्स होते थे वही उस 50,000 लोगों को चुनते थे। अब आउट ऑफ दिस 50,000 इलेक्टर्स 745 members were elected as the members of National Assembly। 745 members को इलेक्ट किया जाता था जो नेशनल असेंबली फॉर्म करते थे। अब नेशनल असेंबली के ये 745 मेंबर्स को कौन इलेक्ट करता था, तो ये इलेक्ट होते थे इलेक्टर्स के द्वारा, ठीक है। इलेक्टर्स को इलेक्ट करने वाले एक्टिव सिटीजन्स और नेशनल असेंबली को इलेक्ट करने वाले इलेक्टर्स। और ये जो एक्टिव सिटीजन्स थे इनका एक और काम था, टू इलेक्ट जज, ठीक है। जो जुडिशरी सिस्टम अलग से फॉर्म हुई थी, जुडिशरी पावर अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो गई थी, तो एक जुडिशरी फॉर्म हुआ था। जुडिशरी जो फॉर्म हुआ था उसको भी एक्टिव सिटीजन्स डायरेक्टली इलेक्ट करते थे। अब देखो, अब इन 745 मेंबर्स जो थे नेशनल असेंबली का, इनका कंट्रोल किस पे था, तो इनका कंट्रोल था किंग पे, ठीक है। किस पे कंट्रोल था, किंग पे। लेकिन देखो, अब 745 मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूशन बनाते थे, जो भी नियम बनाना है, कानून बनाना है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा बनाया जाएगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन वाला जो पार्ट है, ये नेशनल असेंबली वाला जो पार्ट है, ये आपका किसकी तरह काम कर रहा है, ये एक्ट कर रहा है एज अ लेजिस्लेचर, ये एक्ट कर रहा है एज अ लेजिस्लेचर, और ये जुडिशियरी हो गया। अब इन दोनों को फाइनली अप्रूवल मींस जो लेजिस्लेचर नियम बना रहा है, इसको किंग के पास अभी भी एक पावर थी, वो क्या, वीटो पावर। वीटो पावर का मतलब था यहाँ पे कि जब तक किंग परमिशन नहीं देगा तब तक कुछ भी हो नहीं सकता, ठीक है। फॉर्मल हेड कह सकते हो, सारे लॉज ये बनाएंगे पर बिना किंग के अप्रूवल के वो पास नहीं होगा, ठीक है। तो इनके पास अभी वीटो पावर था। तो ये सारी चीजें हो गई आपकी कैसे नेशनल असेंबली का इलेक्शन होता था और किंग का पावर क्या था किंग के ऊपर, अब नेशनल असेंबली का कंट्रोल आ चुका था। तो फाइनली वहां पे मोनार्ची सिस्टम स्टिल प्रिवेल कर रही थी, लेकिन अब एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिमिटेड पावर हो गई थी वहां के मोनार्च की, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई आपकी, फ्रांस बिकेम द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची। अब देखो, राजा के पावर पे आप कंट्रोल तो कर लिए जो भी रिवॉल्यूशन वगैरह है करके, लेकिन वो राजा है, वो शांत तो बैठेगा नहीं, अपने पावर खो के वो ऐसे तो बैठेगा नहीं। तो इसने अंदर ही अंदर कुछ षड्यंत्र रचा, ठीक है, कुछ प्लानिंग की दोबारा से वहां पे मोनार्ची सिस्टम को खत्म करने की, ठीक है। अब अगले लेक्चर में हम यही चीज पढ़ेंगे कि क्या चीज लुईस 16 ने किया था वहां से जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची है उसको दोबारा मोनार्ची में कन्वर्ट करने के लिए। लेकिन एक चीज बता दूं कि वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची खत्म करके ये मोनार्ची लाना चाहता था, पर पूरी तरीके से वहां पे मोनार्ची ही खत्म हो गई और फाइनली वहां पे रिपब्लिक बन गया। तो मोनार्ची खत्म हो गई, एबोलिश हो गई, ठीक है, और फाइनली फ्रांस में क्या बोलते हैं उसको, रिपब्लिक हो गई, फ्रांस रिपब्लिक बन गई। तो अगले लेक्चर में हम यही पढ़ेंगे कि फ्रांस बिकेम रिपब्लिक, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय।